नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, आज हम जो रीट का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक है आपके लिए और जिसका नाम क्या है, उच्चारण स्थान। कि जब आप संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं विद्यार्थियों, और संस्कृत भाषा में जब आप पढ़ते हैं तो उच्चारण स्थान जो हैं जब आप पढ़ोगे तो प्राय हम पढ़ते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वह आचार्य वरदराज द्वारा लिखी गई है, और आचार्य जो वरदराज हैं उन्होंने 11 तो सूत्र लिखे हैं जिनमें उच्चारण स्थान बताए हैं। तो कभी कभी क्या है, लोग मान लेते हैं 11 उच्चारण स्थान हैं, और 7 उन 11 सूत्रों में उन्होंने 7 उच्चारण स्थानों का जिक्र किया है। तो कभी कभी क्या है, प्रश्नों में ये मान लेते हैं कि 7 उच्चारण स्थान हैं, किंतु जो हमारे व्याकरणाचार्य हैं पाणिनि हैं, तो उन पाणिनि के ग्रंथ है एक जिसका नाम है पाणिनीय शिक्षा। और ये जो पाणिनीय शिक्षा है उसमें पाणिनीय शिक्षा में विद्यार्थियों क्या है कि 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। देखिए क्या कहा है, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, कि जो वर्ण होते हैं उनके 8 उच्चारण स्थान होते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, के जो वर्ण हैं उनके कितने उच्चारण स्थान होते हैं, 8 उच्चारण होते हैं, स्थान होते हैं। और कहते हैं हृदय को। ये प्राय आप अगर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो उसमें नहीं मिलता है। कंठ, सिर, जिह्वा मूल्य, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। तो देखिए 1, 2, 3 जब आप पढ़ेंगे तो देखिए कौन सा उच्चारण स्थान है, 8 हैं, जिसमें पहला है आपका और, दूसरा है आपका सिर को मूर्धा भी कह देते हैं विद्यार्थियों। तीसरा है आपका जिह्वा मूल, अच्छा इसमें तीसरा कंठ, दूसरा सिर है, कंठ है विद्यार्थियों। इसके अनुसार जब हम कारिका के अनुसार पढ़ते हैं तो दूसरा कौन सा है आपका, कंठ, तीसरा सिर, चौथा जिह्वा मूल, पांचवा है विद्यार्थियों दंत, छठवां है नासिका, सातवां है ओष्ठ, और 8वां है विद्यार्थियों तालु। इस प्रकार से जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में जो उच्चारण स्थान माने गए हैं उन उच्चारण स्थानों में विद्यार्थियों ये 8 उच्चारण स्थान हैं। क्योंकि आप जब सिलेबस देखोगे तो उसमें ये बात दी गई है कि उच्चारण स्थानों के विषय में वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं, कौन से वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर और व्यंजन जो वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थानों को हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, और हमको ये ध्यान करना है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा यह वर्ण कहाँ से बोला गया है, या फिर इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। 2 ही तरीके से पूछेगा, या तो यह पूछेगा कि यह वर्ण कहाँ से बोला गया है, और या फिर यह पूछेगा कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप पूर्व की परीक्षाएं देखते हैं, ओल्ड पेपर देखते हैं, जो पहले परीक्षाएं हुई हैं, सिर्फ इतना ही पूछा गया है कौन सा वर्ण कहाँ से बोला गया है, या फिर ऐसे पूछा गया है कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। मैं आपको इनमें जो पहले परीक्षाओं में आए हुए हैं ऐसे 1-2 उदाहरण बताऊंगा। अब देखिए ये हो गए आपके उच्चारण स्थान। अब जब आप पाणिनि की वर्णमाला का उच्चारण स्थान देखते हैं तो देखिए पहला जो सूत्र है उच्चारण स्थानों के बारे में वो क्या है, पहला सूत्र है अकोह विसर्ज
नीयानाम कंठः। देखिए ये सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों, देखिए अ का मतलब होता है अकार, और अकार के जो भेद बताए गए हैं 18 भेद बताए गए हैं विद्यार्थियों संस्कृत भाषा में। कितने भेद बताए हैं? 18 भेद बताए हैं। तो 18 भेदों वाला तो अ, और क वर्ग में क्या आ जाते हैं? क, ख, ग, घ और ग। ये वर्ण है क वर्ग में 5। और फिर देखिए ह का मतलब हकार, और विसर्जनीय, इसका मतलब होता है विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। देखिए विद्यार्थियों, ये जो हमारा कंठ है, आपसे पूछा जा सकता है कि कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, या फिर कंठ किस वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो देखिए अ अकार, कु क वर्ग के पांचों क ख ग घ और ग, ह हकार और विसर्जनीय, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है विद्यार्थियों? कंठ होता है। किंतु हमें इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो विसर्ग है ये क्या है? अयोगवाह है। और अयोगवाह कैसे होते हैं? उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। कि अगर आपसे सामान्य रूप से अगर कोई पूछता है कि वो विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। किंतु अगर इस विसर्ग को मान लीजिए यह शब्द है, कौन सा शब्द है विद्यार्थियों? यह शब्द है, और इस शब्द के साथ मान लीजिए दे देता है, क्या कहते हैं कि इस शब्द के साथ अगर दे दे मान लीजिए, अब देखिए विद्यार्थियों कि आप क्या देखते हैं कि इसमें जो विसर्ग लगा हुआ है वो किसके बाद लगा हुआ है? इकार के बाद। किसके बाद है? ई के। तो ई कहाँ से बोली जाती है? तालु से। तो ये जो विसर्ग है वो कहाँ से बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं भानुह, क्या लिखते हैं? भानुह। और अगर हम भानुह लिखते हैं और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें विसर्ग कहाँ से बोला जा रहा है, तो आपको पता है विसर्ग किसके बाद है? ऊ के बाद है। और ऊ के बाद विसर्ग है तो विसर्ग वहीं से बोला जाएगा जहाँ से ओ बोला जाएगा। तो अगर आपसे सामान्य रूप से अगर पूछ लेता है कि विसर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और अगर आपसे ऐसे दे करके पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है जिस स्वर के बाद विसर्ग आ रहा होगा तो उसका उच्चारण वहीं से होगा जहां से उस स्वर का उच्चारण हो रहा है। आ गया समझ में आपके? इसके बाद देखिए दूसरा है सूत्र, आप जब पढ़ेंगे तो देखिए एक सूत्र है एचु यसानाम तालु। ये है विद्यार्थियों एचु यसानाम तालु, ये है। तो देखिए इस ई से मतलब है एकार,
और ई भी कितनी प्रकार की होती है आपको पता है, 18 भेद की। चू है तो चवर्ग, क्या विद्यार्थियों, चवर्ग। अब चवर्ग में कौन से आ जाते हैं, च, छ, ज, झ और य, ये वर्ण आ जाते हैं चवर्ग में। और य तो आप कहेंगे यकार और सकार का उच्चारण तालु से होता है। क्या कहते हैं, तालु से होता है। ये है, क्योंकि यह दूसरा सूत्र है विद्यार्थियों। और यह सूत्र क्या कहता है, एकार, चवर्ग, यकार और सकार कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से। तो तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इनको तालव्य भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इनको, तालव्य। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्योंकि तालु से बोले जाते हैं और ये तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या है, तालव्य भी कह दिया जाता है। अब देखिए आगे वाला जो सूत्र है वह कौन सा है, एक सूत्र है, तीसरा है रेटो रसाणाम मूर्धा। ये कौन सा उच्चारण स्थान है, मूर्धा है। और मूर्धा के विषय में देखिए, अब ये री है, री भी कितने प्रकार की होती है, 18 प्रकार की होती है। तो 18 भेद तो किसके, री के। और टू से मतलब है टावर्ग, टावर्ग में ले लेंगे आप टा, ठ, ड, ढ और ड़, इस प्रकार से। और फिर देखिए इसको रेफ भी बोलते हैं और इसको रकार भी बोल सकते हैं। इसको रेफ भी बोल देते हैं, रकार भी बोल देते हैं। और फिर देखिए ये और सकार का उच्चारण मूर्धा से होता है। किससे होता है, मूर्धा से होता है। अब देखिए 3 सूत्र हो गए। अब हमारा एक चतुर्थ सूत्र है विद्यार्थियों। चतुर्थ सूत्र क्या कहता है, देखिए लिरि तुलसानाम दंताः। क्या कहते हैं, लिरि तुलसानाम दंताः, यह है विद्यार्थियों। और ये कौन सा सूत्र है, हमारा चतुर्थ सूत्र है। तो लिरि तुलसानाम दंताः। तो देखिए लिरिकार है, इसके 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके, 12 भेद होते हैं। और उसके बाद देखिए तवर्ग, तवर्ग में कौन से आ जाते हैं, त, थ, द, ध और न। तो ये तवर्ग में आ गए। फिर देखिए लकार है और सकार, ये हैं विद्यार्थियों। तो ये जो हैं जब आप देखते हैं तो क्या होगा कि ये जो सा है कहाँ से बोल जाता, दंत से, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, दंत्य सकार भी बोल देते हैं। ये सब दंत्य वर्ण है क्योंकि दांत से बोले जा रहे हैं। सकार का उच्चारण
दंत से होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, तो दंत से कौन से बोले जाते हैं? लिरी, तवर्ग, ला और स। इसके बाद देखिए, जो पांचवा है, पांचवा क्या है? ओपू पद्मानीयानाम। ओष्ठौ। क्या है विद्यार्थियों? ओपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ। ओपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ। यह है कि देखिए, ओकार यानी इसके कितने होते हैं? 18 भेद। पू से मतलब होता है पवर्ग, यानी प, फ, व, भ और म। और देखिए, और उपधमानीय का उच्चारण ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से होता है विद्यार्थियों। यानी उसका जो उच्चारण है वह किससे होगा? ओष्ठ से होता है। और ओष्ठ से जो होता है, तो अब आपको ये तो आप जानते हैं, उकार ऊ को बोलते हैं, पवर्ग पा, प, प, फ, ब, भ और मा। अब बात होती है उपधमानियों की। आपको ध्यान रखना है कि स्वर के बाद और प व फ से पहले अर्ध विसर्ग, अर्ध कहते हैं आधा, विसर्ग सदृश ध्वनि उपधमानीय कहलाती है। क्या कहते हैं कि यदि स्वर के बाद पा और फा आ रहे हों और उनके बीच में, स्वर के और पा और फा के बीच में यदि विसर्ग आ रहा है, तो वहाँ पर पूरा विसर्ग नहीं आता है। और पूरा विसर्ग नहीं आता है, वहाँ कैसा विसर्ग आता है विद्यार्थियों? अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग का मतलब होता है ऐसे, ऐसा चिन्ह होता है। इसको ही क्या कहते हैं? हम उपधमानीय कहते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे रामः पठति, यह वाक्य विद्यार्थियों। और ये जो वाक्य है आपको पता है, यहाँ स्वर है राम में, उसके बाद पा आ रहा है, तो पा आ रहा है तो ये आधा हो जाएगा और इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे हम? यह है उपधमानीय। यानी पा और फा से पहले
जो आधे विसर्ग के समान जो ध्वनि होती है उसको क्या कहते हैं, हम उपधमानी कहते हैं। इसी प्रकार से आप लिखते हैं, मान लो वृक्षाः फलति, क्या कहते हैं, वृक्षाः फलति, वृक्ष फलते हैं। तो अब आपको पता है यहाँ स्वर है और इसके बाद फा आ रहा है, तो ये जो ध्वनि होगी वो पूरे विसर्ग की नहीं होगी, किसकी होगी, अर्ध विसर्ग की। और जो अर्ध विसर्ग की ध्वनि होती है इसी को क्या कहते हैं, उपधमानीय। तो उपधमानीय का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है विद्यार्थियों, उपधमानीय का उच्चारण होता है ओष्ठ से। अब देखिए दूसरा, आगे वाला जो छठवां है, जो छठवां है विद्यार्थियों सूत्र, वह कौन सा है, देखिए एक सूत्र है यम गण नानाम नासिका च। ये है विद्यार्थियों छठवां सूत्र आपका। कौन सा सूत्र है, छठवां सूत्र है। अब देखिए कौन सा पढ़ा आपने, यम गणनानाम नासिका च। तो देखिए 5 वर्ण हैं, य म ग ण और न। इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। यह है विद्यार्थियों, इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका भी है। अब ऐसा आ जाए, क्योंकि अपने वर्ग के साथ तो बोले ही जाते हैं। जैसे मान लीजिए का वर्ग है तो का वर्ग के साथ ये बोला जाएगा, च वर्ग है तो उसके साथ यह बोला जाएगा, प वर्ग है तो उसके साथ ये बोला जाएगा। तो अगर ऐसा आ जाता है, दोनों उच्चारण स्थान आ जाएं, मान लीजिए वो पूछता है इसके विषय में और पूछता है कि उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए, कंठ भी आ जाए और नासिका भी, तो आपको यह करना है विद्यार्थियों। क्यों करना है यह, क्योंकि यह जो सूत्र लिखा गया है वह किसके लिए लिखा गया है, स्पेशल इन वर्णों के लिए, विशेष रूप से इनके लिए। तो इसलिए यह ज़्यादा प्रमाणिक होगा नासिका वाला। क्या होगा कि ये जो नासिका वाला है यह ज़्यादा प्रमाणिक होगा विद्यार्थियों, किसकी अपेक्षा, उसकी अपेक्षा। अब देखिए 7वां सूत्र है, सातवां जो है वह कौन सा है, ए दई तोह कंठ तालु। ये है विद्यार्थियों, क्या है, ए दई तोह कंठ तालु। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, ए और ऐ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ और तालु से। ये दो हैं उच्चारण स्थान मिलकर के, किसके, ए और ऐ के। फिर देखिए 8वां सूत्र है, ओ दौतोह कंठोष्ठम। तो आपको ध्यान रखना है, ओ
और औ का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। किससे होता है? कंठोष्ठ। ये दोनों मिलाकर के उसके उच्चारण स्थान हैं। अब देखिए, नमा जो उच्चारण स्थान है वह कौन सा है विद्यार्थियों? वकारस्य दंतोष्ठम। कौन सा है? वकारस्य दंतोष्ठम। तो देखिए, ये जो व होता है, व का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। किससे होता है? दंत और ओष्ठ से। अब देखिए, फिर आप देखेंगे अगला जो है आप लिखेंगे जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। तो आप लिखें, देखो जिह्वामूल्य किसको कहते हैं विद्यार्थियों? आप इसका अर्थ क्या है कि जिह्वामूलीय का उच्चारण कहाँ से होता है? जिह्वामूल से। जिह्वामूल का मतलब होता है जीभ की जड़। किसको कहते हैं जिह्वामूल? जीभ की जो जड़ होती है उसको क्या कहते हैं हम? जिह्वामूल कहते हैं। अब देखिए, जैसे स्वर के बाद और क व ख से पहले अर्ध विसर्ग, अर्ध का मतलब आप समझते हैं आधा, विसर्ग सदृश ध्वनि। कैसी ध्वनि विद्यार्थियों? का और खा से पहले कैसी ध्वनि? ऐसी। जब पा और फा से पहले होगा तो उपदमानीय, और का और खा से पहले होगा तो जिह्वामूलीय। देखिए, जैसे हम वाक्य बनाते हैं, रामः कथयति, ये है रामः कथयति। तो राम के और कथयति के बीच में जो विसर्ग है वह पूरा विसर्ग नहीं आएगा। कैसा विसर्ग आएगा? आधा विसर्ग आएगा। और आधा विसर्ग जो होता है उसी को क्या कहते हैं हम? उपदमानीय, जिह्वामूलीय। इसी प्रकार से वृक्षाः खनति, वृक्षाः खनति। तो आपको पता है यहाँ स्वर है, स्वर के बाद खा आ रहा है, तो यहाँ जो विसर्ग की ध्वनि होगी वो पूर्ण नहीं होगी। कैसी होगी? अर्ध विसर्ग के समान होगी। और आधे विसर्ग के समान होगी विद्यार्थियों, तो उसी को क्या कहेंगे हम? जिह्वामूली। फिर उसके बाद देखिए, जो 11वां है
आप लिखेंगे नासिका अनुस्वारस्य, कि जो अनुस्वार होता है तो अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। अनुस्वार है, आपको पता है अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, ई है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारे उच्चारण स्थान हैं वह उच्चारण स्थान पूर्ण हो जाते हैं। और उन उच्चारण स्थानों में जैसे आपने पहले पढ़ा अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, दूसरा पढ़ा इचुयसानाम तालु, तीसरा पढ़ा ऋतुरसानाम मूर्धा, चौथा पढ़ा लिरतुलसानाम दंता, पांचवा पढ़ा आपने उपपद्मानियानाम ओष्ठौ, छठवां पढ़ा यमगणनानाम नासिका च, सातवां पढ़ा आपने एदयितोः कंठतालु, आठवां पढ़ा ओदौतोः कंठोष्ठम, नवां पढ़ा आपने वकारस्य दंतोष्ठम, और 10वां पढ़ा जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, और 11वां नासिका अनुस्वारस्य। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो आपके जो उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न हैं वे इन्हीं 11 सूत्रों में से पूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि आपसे ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा उच्चारण स्थान है। क्यों नहीं पूछा जाएगा? इसीलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हमारे लिए उसमें पूछना है। ऐसे पूछ सकता है, वर्ण दे देगा कौन सा, इसका कौन सा उच्चारण स्थान है, आपसे पूछ लेगा इस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। इस तरीके से कैसे भी पूछ सकते हैं। तो वर्णों का भेद नहीं पूछना चाहिए क्योंकि वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।